जय भीम साथियों। भारत के राजनीतिक इतिहास में मान्यवर कांशीराम का नाम स्वर्णिम शब्दों में लिखा जाएगा। भारत की शोषित और सोई हुई कौम को जगाने, उनको उनके महत्व का एहसास कराने और सत्ता की चाबी को हासिल करने के लिए उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। वैसे तो उनका हर एक शब्द अनमोल और क्रांति की ज्वाला से भरा हुआ है, फिर भी यहाँ मैं मान्यवर कांशीराम जी द्वारा बहुजन समाज को दिए गए 22 अति महत्वपूर्ण कथनों और थॉट्स आपके लिए लाया हूँ। आशा करता हूँ आपको मान्यवर कांशीराम जी के यह विचार जरूर पसंद आएंगे। अपनी शानदार वक्तृत्व कला से मान्यवर कांशीराम ने भारत के दलितों की आत्मा को झकझोर दिया। उन्होंने न केवल बाबा साहेब अंबेडकर के पंथ और कार्यों को लोकप्रिय बनाया, लेकिन उन्होंने दलितों के लिए बहुजन समाज पार्टी बीएसपी के रूप में एक मंच भी बनाया। और कांशीराम साहब के ये उदाहरण हमें भारत के बहुजनों के जीवन को प्रभावित करने वाले कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर उनके विचारों के बारे में बताते हैं। नंबर 1, डॉक्टर अंबेडकर ने किताबें इकट्ठी की। कांशीराम कहते हैं, मैंने लोगों को इकट्ठा किया। नंबर 2, सच्ची चाहत हो तो रास्ते अपने आप खुल जाते हैं, लेकिन अगर ये सही नहीं है तो हजारों बहाने सामने आते हैं। नंबर 4, लोकतंत्र में रानी और दासी का मूल्य एक समान है। नंबर 5, तुम सब बेकार हो, आप आरक्षण चाहते हैं, मैं तुम्हारी निकम्मापन दूर कर दूंगा, मैं तुम्हें योग्य बनाऊंगा। नंबर 6, यदि दलित बेकार होते तो मनुवाद व्यवस्था हावी रहती और ऊंची जातियां शासन करती। अगर दलित लायक हो गए तो ऊंची जातियों का तख्ता पलट हो जाएगा। नंबर 7, हमें महलों में रहने और जीवन की सभी सुख सुविधाएं प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। दलित समाज को झोपड़ी से मोह नहीं रखना चाहिए। हमें शक्तिशाली बनना चाहिए और इंसानों की तरह जीने का प्रयास करना चाहिए। नंबर 8, मैं नहीं चाहता कि आप कठपुतली बने रहें और प्रभुत्वशाली वर्गों के पीछे उनकी पूंछ बनकर चलें। नंबर 9, हमारा दलित समाज कंगालों की तरह जीने का आदी हो गया है। हमें जो कुछ भी मिला है और जिस भी तरह से मिला है, हम उससे खुश हैं। हमें इस आदत को छोड़कर अपनी जिम्मेदारियों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक होना चाहिए। नंबर 10, ऊंची जातियां पार्टी में शामिल हो सकती हैं, लेकिन नेतृत्व दलितों के हाथ में रहेगा। नंबर 11, ऊंची जातियां हमसे पूछती हैं कि हम उन्हें पार्टी में क्यों नहीं लेते, लेकिन मैं उनसे कहता हूं कि आप बाकी सभी पार्टियों का नेतृत्व कर रहे हैं। यदि आप हमारी पार्टी में शामिल होते हैं तो आप परिवर्तन को रोक देंगे। नंबर 12, मुझे ऊंची जातियों को पार्टी में लेने से डर लगता है। वे यथास्थितिवादी हैं और हमेशा नेतृत्व पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं। इससे व्यवस्था परिवर्तन की प्रक्रिया विफल हो जाएगी। जब मैं अपने डर से मुक्त हो जाऊंगा तभी उन्हें पार्टी में शामिल होने दूंगा। नंबर 13, कांग्रेस पार्टी के सदस्य मुझसे मिलना चाहते हैं। मैंने उनसे कहा है कि अगर वे मुझे कुछ भी देना चाहते हैं तो उन्हें आने की जरूरत नहीं है। हाँ, यदि वे मुझसे कुछ चाहते हैं तो उनका स्वागत है। नंबर 14, समुदाय में बदलना होगा। नंबर 15, जब तक जाति है मैं अपने समुदाय के लाभ के लिए इसका उपयोग करूंगा। यदि आपको कोई समस्या है तो जाति व्यवस्था को समाप्त करें। नंबर 16, जहां ब्राह्मणवाद एक सफलता है, कोई अन्य वाद सफल नहीं हो सकता है। हमें मौलिक संरचनात्मक सामाजिक परिवर्तनों की आवश्यकता है। नंबर 17, बहुत लंबे समय से हम सिस्टम के दरवाजे खटखटा रहे हैं, न्याय मांग रहे हैं और न्याय नहीं पा रहे हैं। इन हथकड़ियों को तोड़ने का समय आ गया है। नंबर 18, हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक हम व्यवस्था के पीड़ितों को एकजुट नहीं करेंगे और हमारे देश में असमानता की भावना को खत्म नहीं करेंगे। नंबर 19, मैं गांधी को शंकराचार्य और मनुस्मृति की श्रेणी में रखता हूं, जो उन्होंने बड़ी चतुराई से 52% ओबीसी को किनारे रखने में कामयाब रहे। नंबर 20, जिस समुदाय का राजनीतिक व्यवस्था में प्रतिनिधित्व नहीं है वह समुदाय मर चुका है। नंबर 21, हम सामाजिक न्याय नहीं चाहते हैं, हम सामाजिक परिवर्तन चाहते हैं। सामाजिक न्याय सत्ता में मौजूद व्यक्ति पर निर्भर करता है। मान लीजिए एक समय में कोई अच्छा नेता सत्ता में आता है और लोग सामाजिक न्याय प्राप्त करते हैं और खुश होते हैं, लेकिन जब एक बुरा नेता सत्ता में आता है तो वह
वह फिर से अन्याय में बदल जाता है। इसलिए हम संपूर्ण सामाजिक परिवर्तन चाहते हैं। नंबर 22, जब तक हम राजनीति में सफल नहीं होंगे और हमारे हाथों में शक्ति नहीं होगी, तब तक सामाजिक और राजनीतिक शक्ति सफलता की कुंजी है। सत्ता पाने के लिए जन आंदोलन की जरूरत होती है। उस जन आंदोलन को वोटों में परिवर्तित करना, फिर वोटों को सीटों में बदलना, सीटों को सत्ता में परिवर्तित करना और अंतिम रूप से सत्ता में केंद्र में परिवर्तित करना, यह हमारे लिए मिशन और लक्ष्य है। हम सामाजिक न्याय नहीं चाहते हैं, हम सामाजिक परिवर्तन चाहते हैं। सामाजिक न्याय सत्ता में मौजूद व्यक्ति पर निर्भर करता है। मान लीजिए एक समय में कोई अच्छा नेता सत्ता में आता है और लोग सामाजिक न्याय प्राप्त करते हैं और खुश होते हैं, लेकिन जब एक बुरा नेता सत्ता में आता है तो वह फिर से अन्याय में बदल जाता है। इसलिए हम संपूर्ण सामाजिक परिवर्तन चाहते हैं। जब तक हम राजनीति में सफल नहीं होंगे और हमारे हाथों में शक्ति नहीं होगी, तब तक सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन संभव नहीं है। राजनीतिक शक्ति सफलता की कुंजी है। सत्ता पाने के लिए जन आंदोलन की जरूरत होती है। उस जन आंदोलन को वोटों में परिवर्तित करना, फिर वोटों को सीटों में बदलना, सीटों को सत्ता में परिवर्तित करना और अंतिम रूप से सत्ता में केंद्र में परिवर्तित करना, यह हमारे लिए मिशन और लक्ष्य है। जब आदमी ईमानदारी से काम करता है तो उसके परिणाम भी बेहतर आते हैं। इसलिए आप लोगों को भी मेरी राय है कि आप लोग भी अपना समय व्यर्थ न गवाएं और काम करें। जब तुम ईमानदारी से काम करोगे तो कामयाबी तुम्हें सलाम करेगी। जिन लोगों ने गलतियां की, उन्हें हमें बार बार नहीं दोहराना है, बल्कि उन गलतियों से हमें कुछ सीख लेकर बाबा साहब के मिशन का दोबारा जीवित करके उसे मंजिल तक पहुंचाना है। यदि आपको हमारे द्वारा बनाया गया यह वीडियो पसंद आया हो और आप चाहते हैं कि हम आपके लिए रोजाना ऐसा ही वीडियो लाते रहें, तो आप हमें आर्थिक मदद कर सकते हैं। दिए गए QR कोड को स्कैन करके हमें आर्थिक मदद भेज सकते हैं, जिसकी हमें इस समय बहुत आवश्यकता है। बाबा साहेब पर बनाया गया हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। इस चैनल पर मैं सिर्फ बाबा साहेब के जीवन से जुड़ी छोटी बड़ी सभी जानकारी ले। पढ़ने गए तो स्कूल से बाहर